पार्लियामेंट के सरमाई इजलास के आज दूसरे दिन जम्मू कश्मीर से मुतालिक 2 अहम बिल लोकसभा में किए जा सकते हैं पेश। राज्यसभा में मुल्क की इक़्तिसादी सूरत हाल पर होगी मुख्तसर वक्फे की बहस। इंतखाबी नताइज के बाद 5 रियासतों में हुकूमत बनाने की सरगर्मियां तेज। राजस्थान बीजेपी के इंचार्ज और सदर ने की अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात। राजस्थान में कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग आज। तूफान मिचोंग की वजह से आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश। आज तूफान के आंध्र प्रदेश के नेल्लोर और मछलीपट्टनम के दरमियान टकराने का इम्कान। कीनिया के सदर विलियम सामोई रूटो जो हिंदुस्तान के 3 रोजा दौरे पर हैं, आज वजीर आजम मोदी से करेंगे मुलाकात। राष्ट्रपति भवन में किया जाएगा उनका रस्मी इस्तकबाल। कर्नाटक के विजयपुरा में एक गोदाम में हादसा, अनाज की बोरियां गिरने से फंस गए 10 से ज्यादा मजदूर। 3 मजदूरों को निकाला गया। जनूबी गाजा पर इसराइल के हमले तेज। रफा में फिजाई हमले में 1 दर्जन से ज्यादा अफराद हलाक। मलबे तले दमे हैं बेगुनाह अफराद। जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप आज से मलेशिया में होगा शुरू। आज हिंदुस्तान का मुकाबला जनूबी कोरिया से। हिंदुस्तान जीत के साथ करना चाहेगा शुरुआत। आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते इस वक्त की खास खबरों पर। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन तरमीमी बिल 2023 और जम्मू कश्मीर तंजीम नौ तरमीमी बिल 2023 को आज पार्लियामेंट के सरमाई इजलास के दूसरे दिन लोकसभा में बहस और मंजूरी के लिए पेश करेंगे। इन तरमीमी बिलों के जरिए जम्मू कश्मीर के कानून साज असेंबली में दर्ज फहरिस्त ज़ात कबाइल के रिजर्वेशन को नाफिज किया जाएगा। इसके साथ ही लेफ्टिनेंट गवर्नर के जरिए बेघर कश्मीरी कम्युनिटी से 2 और पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर से बेघर होने वाले 1 रुकन की नामजदगी का इल्तिजाम भी किया जाएगा। राज्यसभा में वक्फा सवालात के बाद दोपहर 12 बजे से मुल्क की इक़्तिसादी सूरत हाल पर मुख्तसर मुद्दत के लिए बहस होगी। और राजस्थान में असेंबली इंतखाबात के नतीजे आने के बाद हुकूमत बनाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। नई बीजेपी हुकूमत में वजीर आला के चेहरे को लेकर हलचल तेज हो गई है। जयपुर से दिल्ली तक मीटिंगों का दौर चल रहा है। इसी सिलसिले में राजस्थान बीजेपी के इंचार्ज अरुण सिंह और रियासती बीजेपी सदर सीपी जोशी ने कल नई दिल्ली में बीजेपी सदर जेपी नड्डा और वजीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात की। पार्टी का इजलास बुलाने के हवाले से ताहाल कोई फैसला नहीं किया गया है। इस दौरान कल तकरीबन 2 दर्जन MLA ने साबिक वजीर आला वसुंधरा राजे से भी मुलाकात की। और इसी दौरान राजस्थान में कांग्रेस कानून साज पार्टी की मीटिंग आज सुबह 11 बजे रियासती कांग्रेस हेडक्वार्टर में होगी। इजलास में अपोजिशन लीडर के इंतखाब का हक कांग्रेस हाईकमान को सौंपने की तजवीज़ मंजूर की जाएगी। कांग्रेस हाईकमान ने कौमी जनरल सेक्रेटरी मुकुल वासनिक और हरियाणा के साबिक वजीर आला भूपेंद्र हुड्डा को बतौर मुबस्सिर मुकर्रर किया है। अपोजिशन लीडर के ओहदे के लिए साबिक नायब वजीर आला सचिन पायलट, साबिक हुकूमत की वजीर शांति धारीवाल और रियासती सदर गोविंद सिंह दोतासरा के नामों पर गौर किया जाएगा। रुख करते मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश में हुए असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। रियासत में कांग्रेस की करारी हार के बाद पार्टी के रियासती सदर कमलनाथ ने कहा कि हम अवाम के फैसलों को कबूल करते हैं। कमलनाथ दिल्ली में कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात कर सकते हैं। कांग्रेस हाईकमान कमलनाथ से नाराज है और इम्कान है कि कमलनाथ से इस्तीफे का मुतालबा किया जा सकता है। अगली खबर मिजोरम से। मिजोरम में इख्तिदार की तब्दीली हो रही है। यहाँ ZPM यानी ज़ोरम पीपल्स मूवमेंट ने मिजो नेशनल फ्रंट को इंतखाबात में शिकस्त देकर वाज़ेह अक्सरियत हासिल की है और आज 9 मुंतखब MLA और पार्टी के सीनियर लीडरों की मीटिंग बुलाई गई है। इस दौरान पार्टी लीडर लाडू होमा नामुंतखब MLA से मुलाकात करेंगे। उसके बाद हुकूमत बनाने का दावा पेश किया जाएगा। पार्टी को 40 रुकनी असेंबली में 27 सीटें मिली हैं। हुक्मरान मिजो नेशनल फ्रंट ने सिर्फ 10 सीटें जीती हैं। बीजेपी को 2 और कांग्रेस को 1 सीट मिली है। वजीर आला
जोमथंगा और 9 वज़रा को शिकस्त का सामना करना पड़ा है। ZPM के वज़ीर आला के उम्मीदवार राजू हुमा बहुत खुश हैं। उनका कहना है कि वो गुज़िश्ता साल से इतनी बड़ी जीत की तवक्को कर रहे थे। INDIA इत्तेहाद में पहले से मौजूद इख्तलाफात असेंबली इंतखाबात के बाद एक बड़ी दरार के तौर पर नज़र आने लगे हैं। अब मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने INDA इत्तेहाद की 6 दिसंबर को होने वाले इजलास में जाने से इनकार कर दिया है। यहाँ तक कि उन्होंने मुलाकात के बारे में कोई इल्म होने से भी इनकार किया है और कहा है कि वो अपने पहले से तयशुदा प्रोग्राम में शिरकत करेंगी। कीनिया के सदर विलियम सामोई रूटो जो हिंदुस्तान के दौरे पर नई दिल्ली पहुंचे हैं, आज राष्ट्रपति भवन में बाज़ाब्ता उनका इस्तकबाल किया जाएगा। रूटो आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत करेंगे। विलियम सामोई रूटो आज शाम सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे। इस दौरे से दोनों ममालिक के दरमियान 2 तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। रूटो के साथ आला सतह का वफ्द भी गया है। सदर विलियम सामोई का ये पहला हिंदुस्तान का दौरा है। सामोई हिंदुस्तान के 3 रोज़ा दौरे पर हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए दिफा अजय भट्ट आज से घाना के 2 रोज़ा दौरे पर रहेंगे। इस दौरान अजय भट्ट घाना के दारुल हुकूमत एक्रा में होने वाले अक़वाम मुत्तहिदा के अमन फ़ौज की वज़ारती मीटिंग में शिरकत करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा का महकमा क़याम अमन के ऑपरेशन और जमहूरिया घाना इजलास की मेज़बान है। वज़ीर मुमलिकत बराए दिफा अजय भट्ट और रुकन ममालिक के शरीक वज़रा से 2 तरफ़ा मुलाकातें करेंगे और दिफाई ताउन के उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। दौरे के दौरान वो अक्रा में भारतीय कम्युनिटी से भी बातचीत करेंगे। UN पीस कीपिंग वजारत का मकसद UN पीस कीपिंग को दरपेश सिक्योरिटी और ऑपरेशनल चैलेंजेस पर तवज्जो मरकूज करना और दुनिया भर में तैनात इन मिशंस के लिए बाहिमी ताउन को मुतहर्रिक करना है। और अब बात करते हैं साइक्लोन की। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कई हिस्सों में शदीद बारिश हो रही है क्योंकि समुद्री तूफान मिचोंग एक शदीद तूफान में तब्दील हो गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज दोपहर तक उसके जनूबी आंध्र के साहिल से बापटला के पार होने का इम्कान है। इस दौरान तकरीबन 100 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का भी इम्कान है। शुमाली तमिलनाडु और पुडुचेरी में आज मूसलाधार बारिश मुतवक्का है। तेलंगाना में भी तेज़ बारिश हो सकती है। ओडिशा के जनूबी इलाकों में कल तक मूसलाधार बारिश की पेशनगोई की गई है। माहीगीरों को समुद्र में ना जाने की सलाह दी गई है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कल तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के वज़राए आला से फ़ोन पर बातचीत की और तूफ़ान के बारे में जानकारी ली। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने उन्हें मरकज़ की तरफ से हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी भी कराई। इस बीच तूफान मिचोंग की वजह से तमिलनाडु समेत कई आसपास के इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। तूफान के नतीजे में तमिलनाडु में मुसलसल बारिश के दरमियान मगरमच्छ को रियासती दारुल हुकूमत चेन्नई के करीब पेरंगाथोर नेडुगंड्रम सड़क पार करते हुए देखा गया। मगरमच्छ की ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। माहौलियात, मौसमियाती तब्दीली और जंगलात की एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सुप्रिया साहू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट किया कि शहर के कई आबी ज़खायर में कुछ मगरमच्छ हैं, जिनमें से एक मगरमच्छ बारिश की वजह से बाहर निकल आया है और अगर उन्हें उकसाया न जाए तो वो कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। समुद्री तूफान मिचोंग मुसलसल शिद्दत अख्तियार कर रहा है। BCWC की डायरेक्टर सुनंदन ने कहा है कि समुद्री तूफान 90 से 100 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। Storm surge height may be 1 to 1.5 meters above 1.5 meters and coastal waters will inundate up to 5 kilometers range. So due to this wind speed and rainfall, there's a chances of weaker structures may fly off. So people have to take care, and low-lying areas may be flooded. So low-lying areas people can shift to safer places. So have to take necessary actions. और महकमा मौसमियात के मुताबिक तूफान की वजह से 6 और 7 दिसंबर को बंगाल के कई अजला में हल्की बारिश हो सकती है, जिसमें मिदनापुर, झारग्राम, परगना, कोलकाता, हावड़ा और हुगली शामिल हैं। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में तूफान के ज़्यादा असर के पेश नज़र हुकूमत और इंतजामिया ने सबको महफूज मकामात पर रहने का मशवरा दिया है और माहीगीरों को भी 6 तारीख तक समुद्र में ना जाने का मशवरा दिया गया है। 7 दिसंबर के बाद ही हालात मामूल पर आएंगे। और आइए आगे बढ़ते अगली खबर की तरफ। अदालत उस्मा आसाम में गैर कानूनी तारिक वतन से मुतालिक शहरियत एक्ट की दफ़ा
6A के आईनी जवाज़ की जांच के लिए आज समाअत करेगी। काबिल जिक्र है कि असम मुआहदे के तहत आने वाले लोगों की शहरियत से निपटने के लिए सेक्शन 6A को शहरियत एक्ट में खुसूसी शख्स के तौर पर शामिल किया गया था। इल्तिज़ाम है कि वह अफराद जो 1985 में तरमीम शुदा शहरियत कानून के मुताबिक 1 जनवरी 1966 को या उसके बाद लेकिन 25 मार्च 1971 से पहले बांग्लादेश समेत मखसूस इलाकों से असम में दाखिल हुए हैं और तब से असम के रिहायशी हैं, उन्हें इसके तहत खुद का इंदराज कराना लाजमी होगा। ये शहरियत के लिए दफ़ा 18 में दर्ज है। लद्दाख के लिए एक आला इख्तियाराती कमेटी HPC की मीटिंग नई दिल्ली में मरकजी वजीर मुमलिकत बराए दाखिला नित्यानंद राय की सदारत में हुई। मीटिंग में एपेक्स बॉडी ले ABL और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस KDA ने शिरकत की। नित्यानंद राय ने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में और मरकजी वजीर दाखिला और वजीर कोऑपरेटिव अमित शाह की रहनुमाई में वजारत दाखिला लद्दाख की तरक्की को तेज़ करने और लद्दाख के लोगों की उमंगों को पूरा करने के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने कहा कि 2019 में मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाका बनने के बाद लद्दाख में अहम पेशरफ्त हुई है। मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके की तश्कील के इस तारीख़ी कदम की वजह से इंतज़ामी और तरक्की को लद्दाख के लोगों के करीब लाया गया है। उन्होंने बताया कि यूनियन टेरिटरी के लिए बजट में मुख्तस रकम में इजाफा, लद्दाख खुद मुख्तार पहाड़ी तरक्याती कौंसिलों को फराहम करदा फंड्स में इजाफा, हिमजहत राब्ते को यकीनी बनाना और बुनियादी ढांचे की तरक्की जैसे मोबाइल नेटवर्क्स, सड़कें, नए हेलीपैड की तामीर भी तेज़ रफ्तारी से की गई है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ABL और KDA और लद्दाख के अवाम के साथ मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके लद्दाख की जामे और पायदार तरक्की के लिए मुसलसल काम जारी रखेगी। इसरो मुस्तकबिल के कमरी मिशन के पेश नज़र एक अनोखे तजर्बे में ज़मीन के मदार में चांद के गिर्द चक्कर लगाने वाले चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल को वापस ले आया है। इसके लिए रिटर्न मैन्यूवर किया गया है। प्रोपल्शन मॉड्यूल ने 10 नवंबर को चांद से ज़मीन पर वापसी का सफ़र शुरू किया। गुज़िश्ता 22 नवंबर को खलाई जहाज़ ज़मीन के अपने करीब तरीन मकाम से गुजरा। ये तजर्बा चांद से नमूने वापस लाने के मिशन को मद्देनजर रखते हुए किया गया है। इसरो ने कहा है कि जिस तरह लैंडर विक्रम का हॉप टेस्ट चांद की सतह पर किया गया था, इसी तरह ये एक और मुनफरिद तजुर्बा है। प्रोपल्शन मॉड्यूल जो इससे कबल चांद के 150 किलोमीटर के मदार में घूम रहा था, अब जमीन के मदार में है। इसरो ने कहा है कि प्रोपल्शन मॉड्यूल अब तकरीबन 13 दिन जमीन के गिर्द एक चक्कर मुकम्मल कर रहा है। इसका मदार भी बदल रहा है और ये जमीन से कम 1.15 लाख किलोमीटर के फासले पर आएगा। प्रोपल्शन मॉड्यूल के जमीन के किसी भी मदार में चक्कर लगाने वाले सैटेलाइट से टकराने का कोई खतरा नहीं है। सिख यात्री श्री गुरु नानक देव जी का 554वां यौम पैदाइश का त्यौहार मनाने के बाद पाकिस्तान से वापस पहुंच गए हैं। ये ज़ायरीन 25 नवंबर से 4 दिसंबर तक पाकिस्तान में मुनक़दा यौम पैदाइश के प्रोग्रामों के अख्तिताम के बाद अटारी सरहद से भारत वापस लौटे हैं। हर साल सिख मजहब के बानी गुरु नानक देव जी के यौम पैदाइश पर सिख अक़ीदतमंद अपने मजहबी मकामात की ज़ियारत के लिए भारत से पाकिस्तान जाते हैं। सफ़र के दौरान ज़ायरीन पाकिस्तान में डेरा साहब, पंज साहब, ननकाना साहब और करतारपुर साहब जाते हैं। इस साल भारत से तकरीबन 3000 सिख यात्रियों ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। और आइए रुख करते कर्नाटक के विजयपुरा में एक हादसा हुआ है। विजयपुरा में एक गोदाम में स्टोरेज यूनिट गिरने से 10 से ज्यादा कारकुनान अनाज से भरी बोरियों के नीचे फंस गए हैं। विजयपुरा के डिप्टी कमिश्नर T मुबालिन ने कहा है कि तमाम कारकुन गोदाम में फंसे हुए हैं। उन्होंने कहा है कि मजदूरों की तादाद 10 से 12 के दरमियान है। 3 मजदूरों को पहले से ही बचाया जा चुका है, जिन्हें एक प्राइवेट अस्पताल में दाखिल कराया गया है। भारत मंडपम में बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस ग्लोबल बायो इंडिया 2023 का इनेकाद किया गया है। इस कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह पीर को मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया। इस मौके पर मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि 2014 के मुकाबले में जहां सिर्फ 50 बायोटेक स्टार्टअप थे, आज उनकी तादाद 6000 से तजावुज कर गई है। उन्होंने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में हिंदुस्तान की बायो इकॉनमी में इजाफा हुआ है और हिंदुस्तान का शुमार दुनिया की पहली चंद बायो इकॉनमीज में किया जा रहा है। पेश है हमारे नामनिगार ग्रीश निशाना की ये रिपोर्ट। भारत मंडपम में मरकजी वजीर मुमलिकत बराए साइंस और टेक्नोलॉजी, PMO, अमला, अवामी शिकायत, पेंशन, एटमी तवानाई और खलाई ने भारत मंडपम में बायोटेक्नोलॉजी पर एक मेगा बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस ग्लोबल बायो इंडिया 2023 का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में हिंदुस्तान की बायो इकॉनमी ने गुज़िश्ता 9 सालों में तरक्की देखी है।
2014 से पहले सिर्फ 50 बायोटेक स्टार्टअप थे, लेकिन आज उनकी तादाद 6000 से तजावुज कर चुकी है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में गुज़िश्ता 8-10 सालों में हमारी बायो इकोनॉमी में 13 गुना इजाफा हुआ है। हिंदुस्तान का शुमार अब दुनिया की पहली चंद बायो इकोनॉमीज में किया जाता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब से बहुत सारे इस तरह से रिफॉर्म्स लाए हैं जिससे लिबरलाइज हुआ है हमारा साइंस सेक्टर, चाहे वो अंतरिक्ष का विभाग था चाहे दूसरे विभाग थे, उसके चलते ये परिणाम है कि जहां 2014 से पहले मात्र 50 बायोटेक स्टार्टअप हुआ करते थे देश में, आज उसकी संख्या बढ़कर के 6000 तक हो गई है और हम दुनिया की पहली कुछ एक बायो इकोनॉमीज में उनको गिना जा रहा है। पिछले 8-10 वर्ष में लगभग 13 गुना वृद्धि, 13 गुना इजाफा हुआ है भारत की बायो इकोनॉमी में। लगभग 10 बिलियन यूएस डॉलर से बढ़कर के 130 बिलियन डॉलर और बड़ी तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। आज दुनिया भारत को एक इमर्जिंग ग्लोबल हब ऑफ बायोटेक्नोलॉजी देख रही है। इस बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का थीम ग्लोबल बायो इंडिया 2023 बायो इनोवेशन और बायो मैन्युफैक्चरिंग रखा गया है। 6 दिसंबर तक जारी रहने वाली इस कॉन्फ्रेंस में भारत मंडपम के साथ हॉल नंबर 14 में एक नुमाइश का भी एहतमाम किया गया है। इस नुमाइश में बायोटेक्नोलॉजी से मुतालिक बहुत सी मसनूआत और स्टार्टअप भी देखे जा सकते हैं। गौरतलब बात यह है कि हिंदुस्तान को अब दुनिया में बायोटेक्नोलॉजी के आला तरीन मकामात में शुमार किया जा रहा है। करीश निशाना की रिपोर्ट, टीटी न्यूज़। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 69वां कौमी कन्वेंशन नई दिल्ली में मुनक़िद होने जा रहा है। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह 7 दिसंबर से 10 सितंबर तक मुनक़िद होने वाले इस कन्वेंशन का इफ्तिताह करेंगे। हमारे नामा निगाह चंद्रशेखर ने कन्वेंशन से मुतालिक अहम मालूमात के लिए ABVP के कौमी जनरल सेक्रेटरी या बल्कि अशकुल से बातचीत की। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 69वां जो राष्ट्रीय अधिवेशन है वो दिल्ली में होने जा रहा है। उसकी पूरी रूपरेखा पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ टीम के तमाम सदस्य मौजूद हैं। हम बात करते हैं राष्ट्रीय महामंत्री से। पूरी जो रूपरेखा है इस कार्यक्रम की क्या रहने में? देखिए, दिल्ली के अंदर में आबाभिप के 75वें वर्ष पे अब तक का सबसे बड़ा राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है। यानी इंद्रप्रस्थ नगर के नाम से एक नगर बसाया जा रहा है जो टेंट सिटी के स्वरूप में पूरा DDA ग्राउंड जो बुराड़ी है वहाँ पे यह राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित हो रहा है। वैसे तो राष्ट्रीय अधिवेशन 7 से 10 दिसंबर का तिथि है, लेकिन उसके साथ कई इवेंट साथ में होते हैं। जैसे उसके पूर्व केंद्रीय कार्य समिति की बैठक होती है जो 5 तारीख को यानी कल, उसमें प्रस्ताव इत्यादि सभी विषयों पे चर्चा होगी। उसके साथ 6 तारीख को राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद की नेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल की बैठक होगी और 7, 8, 9, 10 ये राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित हो रहा है जिसमें देश भर से 10,000 से ज़्यादा प्रतिनिधियों की सहभागिता होगी। बड़ी संख्या में उसमें छात्राओं का सहभाग होगा और इस राष्ट्रीय अधिवेशन का उद्घाटन जो 8 दिसंबर 11:30 बजे दिन में होना सुनिश्चित हुआ, उसमें उद्घाटनकर्ता के नाते देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी की उपस्थिति होगी और अमित शाह जी आबाभिप के 75वें वर्ष के राष्ट्रीय अधिवेशन के उद्घाटन के अवसर पर युवाओं को संबोधित करेंगे। नए भारत के निर्माण की बात जो प्रधानमंत्री करते हैं तो उस दिशा में कुछ मंथन वगैरह इसमें देखने को मिलेगा? भारत का जय शिक्षा में, रोजगार के क्षेत्र में, स्वावलंबन के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में और इंक्लूजन करते हुए अभी तक जहां विकास के किरण संभावित जितने हमने संभावना व्यक्त की थी नहीं पहुंच पाई, वहां युवा किरण के उम्मीद के रूप में पहुंचे। ऐसे कर्तव्यों के आधार पर चलने वाले युवाओं का संग्रह और संगम इस दिल्ली के राष्ट्रीय इंद्रप्रस्थ दिल्ली के राष्ट्रीय अधिवेशन में हो रहा है। इसलिए अधिवेशन भारत को एक सकारात्मक दिशा देते हुए अपनी भूमिका और उत्तरदायित्व के लिए अगली पंक्ति में खड़ा होने वाले नौजवानों का राष्ट्रीय अधिवेशन है। तो पूरे देश को नहीं बल्कि पूरी दुनिया के जो युवा है उनको जोड़ने का प्रयास ABP करने वाला है अपने इस अधिवेशन में। कैमरामैन अनिल ठाकुर के साथ चंद्रशेखर, DD न्यूज़, दिल्ली। और गैर मुल्की खबरों में, इसराइल ने जनूबी गजा में अपने हमले तेज़ कर दिए हैं। गजा के जनूबी इलाके रफा में इसराइली हमले में कई मंजिला इमारत तबाह हो गई है। इस इमारत में मौजूद बच्चे मलबे में दब गए हैं। लोगों को बाहर निकालने के लिए काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। मकामी लोगों के मुताबिक इसराइली हमले में 1 दर्जन से ज़ायद अफराद मारे गए हैं। कई हलाक शुदगान अब भी इमारत के मलबे तले दबे हुए हैं। अगली खबर तंजानिया से। तंजानिया में तबाहकुन सैलाब के बाइस हलाकतों की तादाद 63 हो गई है। जख्मियों की तादाद भी 116 हो गई है। वज़ीर आज़म कासिम मचालियों ने यह इत्तला दी है। हुकूमत ने सैलाब में फंसे सैकड़ों लोगों की मदद के लिए फ़ौज को तैनात कर दिया है। ये सैलाब खत्ते में 40 सालों में बदतरीन खुश्क साली के बाद आया है। मुल्क के शुमाल में माउंट
हनांग के करीब आने वाले सैलाब से घरों, सड़कों और पुलों को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। राहत और बचाव कामों में भी मुश्किलात का सामना है। दुबई में अक़वाम मुत्तहिदा के मौसमियाती सरबराह इजलास में शिरकत करने वाली सदर सामिया सुलूहु हसन ने कहा है कि वो तबाही की वजह से तंजानिया वापसी के लिए अपना सफ़र मुख्तसर कर रही हैं। और आइए अब नजर डालते हैं दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू अखबारात पर। उर्दू अखबारात के जायजे में जो सबसे पहली खबर हम ले रहे हैं वो है रोज़नामा सहाफ़त से, और ये ख़बर है गज़ा से मुतालिक। गज़ा के जनूबी इलाके समेत चप्पे चप्पे पर इसराइली हमले किए जा रहे हैं। हमास के भी गज़ा के अंदर इसराइली फ़ौज और गज़ा से बाहर इसराइली बस्तियों पर ज़ोरदार हमले हो रहे हैं। इस दौरान रफ़ा क्रॉसिंग के पास कई मंजिला इमारत के तबाह होने से काफ़ी लोग हलाक हुए हैं और काफ़ी अफराद अभी भी मलबे में दबे हुए हैं। अगली खबर जो ले रहे हैं वो भी सहाफ़त से है और वो हज से मुतालिक है। हज के लिए दरख्वास्त फॉर्म जमा करने का आगाज़ हो चुका है। हज कमेटी ऑफ इंडिया के मुताबिक 2023-24 का हज पॉलिसी के तहत ही होगा। ऑनलाइन हज फॉर्म दाखिल कराने का अमल 4 दिसंबर से शुरू हो गया और 20 दिसंबर तक इन्हें जमा कराया जा सकता है। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। राष्ट्रीय सहारा से मिजोरम में ZPM को मुकम्मल अक्सरियत मिली है और अब यहाँ पर नई हुकूमत बनाने के लिए दावा पेश करने की तैयारी की जा रही है। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि बाहर मिलने वाली शिकस्त का गुस्सा ऐवान में ना निकाले और सरमाई इजलास जो जारी है पार्लियामेंट का, इस इजलास में अपोजिशन पूरी तरह से मस्बत सिमत में किरदार अदा करे और इजलास 22 दिसंबर तक चलेगा। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। मालदीव से 75 फौजियों को वापस बुलाएगा हिंदुस्तान। बाहिमी मसाइल को हल करने के लिए एक आला सतही कमेटी तश्कील देने पर इत्तफाक किया गया है। और इसके बाद अखबार मशरक़ की खबर लेते हैं। अगली सुर्खी की जानिब रुख करते हैं। तमिलनाडु में शदीद बारिश से कई अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी। स्कूल, कॉलेज, दफातर बंद। साइक्लोन का असर देखा जा रहा है और इस दौरान 90 से 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवा चल रही है जो काफ़ी नुकसान पहुंचा रही है। बारिश भी काफ़ी शदीद यहाँ पर देखी जा रही है। माहीगिरों को समुद्र में ना जाने की सलाह दी गई है। अलर्ट जारी कर दिया गया है। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। सोनिया गांधी ने कांग्रेस की मीटिंग तलब की है। 4 रियासतों में असेंबली इंतखाबात के नताइज के बाद ये मीटिंग तलब की गई है और 10 जनपद में मुनक्कद मीटिंग में कांग्रेस के सरबराह मल्लिकार्जुन खड़गे समेत पार्टी के कई सीनियर लीडरान ने शिरकत की है। शिकस्त के असबाब पर आइंदा हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया गया। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। राज्यसभा में रुकन पार्लियामेंट राघव चड्ढा की मुअत्तली खत्म की गई है और इसके बाद राज्यसभा में पीर के रोज़ आम आदमी पार्टी के रुकन पार्लियामेंट को वार्निंग भी दी गई है कि आइंदा इस तरह के बयान से वो गुरेज करें। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। और ये थे उर्दू अखबारात और अब खेल की खबरों की तरफ हम रुख करते हैं। हिंदुस्तानी जूनियर मर्दों की हॉकी टीम जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप में आज कोरिया के खिलाफ अपनी मुहिम का आगाज़ करेगी और ये कप मलेशिया में खेला जा रहा है। हिंदुस्तानी टीम की नजरें जीत के साथ शुरू करने पर रहेंगी। हिंदुस्तानी टीम ग्रुप सी में है। हिंदुस्तान ने अब इस साल के शुरू में अम्मान में जूनियर हॉकी एशिया कप 2023 जीता था। हिंदुस्तानी टीम जुमेरात को स्पेन के खिलाफ मुकाबले में मैदान पर उतरेगी, जबकि 9 दफाई चैंपियन और आलमी नंबर 1 अर्जेंटीना साबिक चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के साथ पूल ए में है। खेल की खबरों के बाद नजर डालते हैं मौसम के हाल पर।
इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त।